हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का आर्टिकल, इस हफ्ते का आर्टिकल बहुत ख़ास है और इसका टाइटल है देश में 20 करोड़ पराए लोग। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ लोग जिन्हें हमने पराया कर दिया, जिन्हें हम अपना नहीं समझते हैं। ये पराए लोग कौन हैं? मुसलमान लोग। आजकल इस किस्म के आर्टिकल्स लिखते नहीं हैं, लेकिन शेखर गुप्ता ने हिम्मत की कम से कम लिखने की। हुआ क्या कि पिछले हफ्ते कुछ बड़ी सीरियस आवाज़ें इंडिया से नज़र आईं और उसमें 20 करोड़ जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, हालांकि कई लोग 25 करोड़ भी कहते हैं, आर्टिकल में 20 करोड़ लिखा है। चलिए हम फिलहाल उसी पे चलेंगे। मेरे हिसाब से इंडिया में मुस्लिम आबादी 25 करोड़ के आसपास है। तो लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों का ध्यान इनवाइट किया। भारत की पॉलिटिक्स में उनका रोल क्या है, और इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया, खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब का। ये बात मैं आपको बता दूं कि जब से रमन्ना साहब आया, एन वी रमन्ना कहते हैं, रमन्ना भी कहते हैं, जब से रमन्ना साहब आए हैं चीफ जस्टिस में, मोदी सरकार बहुत परेशान है एक्चुअली। क्योंकि पुराने चीफ जस्टिस या कई जो जस्टिस होते थे जो सरकार को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, ये अभी जो जितने भी जस्टिस हैं वो सरकार को फेवर करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि जो उन्हें करना चाहिए एज ए चीफ जस्टिस या जस्टिस, ये वो कर रहे हैं। यानी कि ना इधर ना इधर। अब ये खंडपीठ थी, यानी कि बेंच थी, रमन्ना साहब, सूर्यकांत और बोपन्ना जो जस्टिस हैं उनकी। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा न्यूज़ को कम्युनल कलर देकर पूरे के पूरे जो माहौल है कंट्री के अंदर उसको ख़राब कर रहा है। ये एक तबलीगी जमात का मुद्दा था जिसके ऊपर उनका जजमेंट भी आ रहा था कोर्ट को, उन्होंने भी कोर्ट किया है। और उनका कहना है कि ये दरअसल इस हद तक चला गया है जहां पर इस देश के ऊपर खतरे पैदा हो गए हैं। जस्टिस रमन्ना ने यह भी कहा कि इससे पूरे हिंदुस्तान की इज्जत दुनिया के अंदर मिट्टी में मिल रही है। और शेखर गुप्ता आगे कहते हैं कि मैं इससे आगे जाके कहूँगा कि भारत का नाम तो पहले ही खराब हो गया दुनिया में, और लेकिन मुस्लिम्स को लेकर कही जाने वाली जो बातें हैं उनसे और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब इंडिया की इमेज एक सेकुलर कंट्री के रूप में कहीं नज़र नहीं आती है। फिर एक कमेंट आता है नसीरुद्दीन शाह का, एक्टर। उन्होंने तालिबान की विक्ट्री के ऊपर बहुत सारे मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा एंथुसिस्टिक होके और फिर टीवी कैमरा पे आके बहुत उत्साह के साथ उसको सेलिब्रेट करना, वो भी गलत बताया। कि तालिबान की वापसी, नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि खतरा है और आपको एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। वो बोलता है मैं भारतीय मुसलमान हूँ और हम इस्लाम में सुधार चाहते हैं, मॉडर्निटी चाहते हैं, और पुरानी चीज़ें ऐसी जो हमको वहशीपन की ओर लेके जाती हैं उससे बचना चाहिए। हमें मॉडर्न विचारधारा रखनी चाहिए। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को भी कोट किया और कहा, उनका कहना था कि अल्लाह के साथ मेरा रिश्ता बेहद बेतकल्लुफ़ी का है। और इंडिया का जो इस्लाम है थोड़ा अलग रहा है देखा जाए तो। अब इसमें आँख में आँख डालकर बात करने वाली बात है और ये अच्छी बात है। इस मामले में मैं दुनिया के अंदर 2-3 कंट्री ऐसे हैं जिनको मैं कोट करना चाहूँगा। एक्चुअली ये शेखर गुप्ता ने नहीं लिखा है, मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा, जो एक काफ़ी हद तक दुनिया में इस्लाम के जो नए रूप आ रहे हैं उसके लिए एक लेसन हो सकता है। मलेशियन इस्लाम बहुत मॉडर्न है, यानी कि रिलीजियस भी है, मॉडर्न भी है। इंडोनेशियन इस्लाम रिलीजियस भी है, मॉडर्न भी है। बांग्लादेश का इस्लाम रिलीजियस भी है, मॉडर्न भी है। अब आप देखिए कि
बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों के अंदर औरतों को पर्दे में रखा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक पर्दे में रखा जाता है। अफ़गानिस्तान को ही देख लीजिए। पर बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे लेडीज़ विमेन बाहर निकलती हैं, नौकरी करती हैं, यानी कि वो इस्लाम की इज़्ज़त भी करती हैं, रेस्पेक्ट भी करती हैं, नमाज भी पढ़ती होंगी और मॉडर्न आउटलुक के साथ काम करती हैं। फैक्ट्रियों में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती हैं। और आपकी तो प्राइम मिनिस्टर भी एक विमेन है, शेख हसीना जी। तो ये एक एग्जाम्पल है दुनिया के लिए कि इस्लाम का ये भी एक रूप है जो मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, बांग्लादेश में है, जो मॉडर्न है। इंडिया के अंदर भी मॉडर्न है, जो औरतें बाहर जाती हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं और कोई इतना पर्दा वगैरह नहीं होता है। हाँ, अपनी इज़्ज़त सब आप कीजिए, जो आपको पहनना पहनिए, इज़्ज़त से पहनिए। कुर्ता पजामा हो, चुन्नी लेना हो, हेड को कवर करना हो, ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो इंडिया में भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम्स भी करते हैं, वो एक ट्रेडिशन है वो एक। लेकिन पूरा का पूरा एक बुरके के अंदर बांग्लादेश में भी लोग नज़र आएंगे, इंडिया में भी नज़र आएंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। दे आर नॉट बीइंग फोर्स कि आपको पूरा कवर करके ही जाना है, जैसे कि अफ़गानिस्तान वगैरह में है। तो ये भी इस्लाम के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, शेखर गुप्ता क्या लिखते हैं। जो राइट विंग हिंदू हैं, जिसे दक्षिणपंथी हिंदू कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे हिंदुस्तानी जो कहते हैं ना, वो इस्लाम को अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। ये जो एक्सट्रीम हिंदू हैं वो कहते हैं सारे इस्लाम समान हैं, सारे इस्लाम एक जैसे हैं। नहीं, सारे इस्लाम एक जैसा नहीं है, मैं नहीं मानता। इस्लाम में भारत में देखिए, केरला के अंदर देखिए, बांग्लादेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, या फिर आप कर्नाटका में, बम्बई में देखिए, बहुत मॉडर्न मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, सारे के सारे विमेन भी और मैन दोनों के दोनों मोस्ट मॉडर्न हैं, फिल्मों में काम करते हैं और एक से एक बड़े स्टार मुस्लिम्स हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, चाहे उसमें कटरीना कैफ हो या फिर शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, और उसके बाद पहले कितनी हीरोइन रही है, वहीदा रहमान रही हैं। एक बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे यहाँ। तो मॉडर्निटी के साथ यहाँ पर इस्लाम जिंदा रहा है। तो इस्लाम सारे एक समान है ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान का इस्लाम हिंदुस्तान का इस्लाम नहीं है, अफ़गानिस्तान का इस्लाम बांग्लादेश का इस्लाम नहीं है। तो अब कई बार उमर अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, वो बहुत बार मोदी से डेली पूछते हैं, आप बताओ कि आप तालिबान को टेररिस्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आप इंडिया में मुस्लिम से ये उम्मीद करते हो कि तालिबान को आतंकी बताकर वो उसकी निंदा करें, कि वो तालिबान को आतंकवादी बताएं, लेकिन जो आप हिंदुओं की आवाज़ है, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुओं की आवाज़ है, आपका क्या रुख है तालिबान पे, आप भी तो बात कीजिए। लेकिन वो बात नहीं करते हैं और ये एक्चुअली समस्या यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कभी बोलते नहीं है कि अल्टीमेटली उनके लिए है क्या। अगर वो टेररिज्म का नाम लेते हैं तो तालिबान का नाम नहीं लेते। और आज की तो एक प्रमुख खबर है कि SCO मीट जो होने जा रही है, जिसमें इमरान खान भी हैं, जीपिंग भी हैं, इंडिया भी है, मोदी जी भी है और उनकी स्पीच भी है, लेकिन तालिबान का वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये नीति मेरी भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि अगर वो हिंदुओं के बहुत बड़े लीडर हैं, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री जी, तो फिर उनको जवाब भी सही देना चाहिए और स्ट्रेट देना चाहिए। क्योंकि अगर वो फिर घुमा फिरा के जवाब देते हैं और आतंकवाद की बात करते हैं और फिर तालिबान की बात नहीं करते हैं, तो फिर शायद कहीं ना कहीं क्या कहते हैं ना, पुराना राग है, फिर वो घुमा फिरा के जलेबी की तरह जवाब देना और उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब मुसीबत यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी इसके। अब वो भी चुप बैठे हुए हैं। तालिबान को अगर आतंकी कहने का राग दोहराते हैं तो फिर तो सारे के सारे आपकी ऑप्शंस ही बंद हो जाएंगी। अब अमेरिका तो अफ़गानिस्तान को सारे टैंक, हेलीकॉप्टर, राइफल दे के चला गया, हो सकता है उसमें कुछ पाकिस्तान भी पहुंच जाएंगे बाद में। तो भारत तो दुनिया में अलग थलग हो जाएगा, आइसोलेटेड है। तालिबान को दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। जर्मनी की एंजेला मार्केल का भी कहना है अब कि हमें तालिबान से बात करनी चाहिए। ब्रिटेन का भी कहना है। अब
अगर बीजेपी कहती कि हम बात नहीं करेंगे तो बीजेपी ही आइसोलेट हो जाएगी। देखा जाए तो ये बिल्कुल कायदे की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब्दुल्ला जी ट्रोल नहीं कर रहे हैं, रोज़ ट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो एक अहम सवाल उठा रहे हैं कि आप बताइए आपका इस पे डिसीजन क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बचकर घूम रही है इसका उत्तर देने में। अब ज़मीनी जो नीचे जो बातचीत हो रही हैं उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि 4 सवाल उठते हैं। ये 4 सवाल शेखर गुप्ता अपने कॉलम में उठाते हैं कि मोदी सरकार बिना मुस्लिम वोट्स के 2 चुनाव जीत चुकी है और उत्तर प्रदेश में 400 में से 300 सीटें जीत गई बिना मुस्लिम्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15% की मुस्लिम आबादी इंडिया में, जो कि 20-25% है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है उनके लिए। वो उनके लिए हुए ना हुए एक बराबर हैं। लेकिन अब वो तालिबान के रूप में नई जो ख़ास तौर से पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हो रही है, उससे कैसे निपटोगे? सऊदी अरब, यूएई और बाकी कतर वगैरह वो अलग कंट्री है, वहाँ की सोसाइटी अलग है, वो सिविलाइज्ड हैं सारे के सारे। लेकिन तालिबान, अफ़गानिस्तान अलग है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी अब अपनी मुस्लिम विरोधी राजनीति से कैसे निपटी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के खिलाफ है, उनको टिकट भी नहीं देती है। 400 टिकट थे उत्तर प्रदेश की असेंबली के, एक भी टिकट नहीं दिया इन लोगों ने और एक भी इलेक्ट भी नहीं हुआ। जब टिकट नहीं दिया, इलेक्ट कहाँ से होगा? और अब जो नए खतरे आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की सीमा से आएंगे, कश्मीर से आएंगे, उससे कैसे निपटेगी? कैसे चीज़ों को शांत करेगी? अगर वो लगातार मुस्लिमों के खिलाफ या उनको इग्नोर करेगी तो मुस्लिम जो युवा हैं, यूथ हैं, वो और कंजर्वेटिव और कट्टर हो जाएंगे। ये दूसरा है। अब तीसरा है, उसमें कहते हैं कि बाकी दलों की जो रिएक्शन है वो क्या है? अफ़गानिस्तान इस बात की याद दिलाता है कि आप सिर्फ इसलिए अच्छे हिंदू नहीं बन सकते कि मुस्लिम भाजपा के डर से उन्हें वोट देंगे। उनके पास असदुद्दीन ओवैसी हैं, बदरुद्दीन अजमल हैं। आखिर में पूछते हैं कि अल्टीमेटली मुस्लिम्स के पास अल्टरनेटिव है क्या, और उनका जो इस्लाम है वो क्या कट्टर इस्लाम से अलग है और कैसे है? नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इंडियन इस्लाम अलग है सारा का सारा। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी, कांग्रेस और अभी बाकी सभी पार्टियां मुस्लिम से अलग होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं करना चाहता है, तो वो समझते हैं कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करने का मतलब है कि एक बोझ है। तो फिर उसके बाद आप एक ऐसी गलती करने जा रहे हो, ऐसा ब्लंडर करने जा रहे हो जो बाद में कैटास्ट्रॉफ के रूप में उभर कर आएगा। और इसका मतलब ये होगा कि समस्या अब आप पैदा कर रहे हैं। समस्या आइसोलेशन से अब आप पैदा कर रहे हैं। शेखर गुप्ता कहते हैं पहले 2 सवाल छोड़ देते हैं, अगले सवाल ले लेते हैं। अब इस टाइम बीजेपी और मोदी दोनों चिंतन में व्यस्त हैं, यानी कि डिस्कशंस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किया क्या जाए। उमर अब्दुल्ला को तो जवाब ये नहीं देंगे क्योंकि इनमें देने की हिम्मत नहीं है। इतना हिम्मत हो तो जवाब दे देते थे। ये कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम बीजेपी को अगर अपने आइसोलेशन में लेते, जैसे वो लेते ही हैं, और दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो भी एक्चुअली देखा जाए तो उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे टीवी पे भी नहीं भेजते हैं। अब बीजेपी के जो बड़े फैसले थे, राम मंदिर, अयोध्या, 370, उसके ऊपर भी देखा जाए तो विरोधी दल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। तो वो चुप होके बैठे रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जैसे मध्य प्रदेश के सोबर नेता थे, जो पहले क्या कहते हैं, इफ्तार में भी अरेंज करते थे, अब वो भी टीका विका लगाना शुरू कर दिए हैं और इफ्तार वगैरह उन्होंने बंद कर दिया। तो अभी वो भी प्योर हिंदू बन रहे हैं और योगी की राह पर चल रहे हैं। अभी कांग्रेस ने AIDUF जो असम के अंदर उनके साथ रिश्ता था वो भी तोड़ दिया है। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई है शेखर गुप्ता के अनुसार, जहां पर सारी पार्टियां जो हैं बीजेपी की राह पर चलते हुए मुस्लिम्स को आइसोलेट कर रही हैं, उनकी बात नहीं करते। उनको लगता है कि मुस्लिम की ज़रा बात करेंगे तो शायद हमारे वोट कट जाएंगे और सीटें भी नहीं आएंगी। फिर कहते हैं कि हमने ये राइटअप जो है
रमन्ना साहब की बात पर शुरू किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि हमें सिर्फ देश की जो डाइवर्सिटी उसकी बात नहीं करनी चाहिए बल्कि उसको दिखाना चाहिए कि हाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं है। 33 जस्टिस में सिर्फ एक मुस्लिम है। अब वो शेखर गुप्ता लास्ट में कहते हैं कि एक सामान्य इंडियन, नॉर्मल इंडियन, एक पैट्रियट की तरह देखिए कि क्या इंडिया 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को आइसोलेट करना एफर्ट कर सकता है क्या? और अगर उसने आइसोलेट पूरा कर दिया तो फिर उसके परिणाम क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके बारे में भी उन्हें सोच लेना चाहिए। और ये तब जबकि तालिबान आपके दरवाजे पर खड़ा है, नॉक कर रहा है। और ध्यान रखें, मैं खुद जोड़ रहा हूँ इस बात को कि तालिबान नॉक नहीं करेगा, सीधा दरवाज़ा तोड़ेगा और अंदर आ जाएगा। आपके पास चांस नहीं रहेगा बोलने का कि आप अंदर कैसे आ गए, क्योंकि उसके बाद निपटना मुश्किल होगा। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर आपको कट्टरता रोकनी है, आपको कंजर्वेटिज्म रोकना है, आपको फेनेटिसिज्म रोकना है, तो आपको मुस्लिम्स को अपने साथ लेकर चलना होगा। वो जो टाइटल है इसका, जो पहले शेखर गुप्ता ने लिखा, देश में 20 करोड़ पराये लोग, अगर आपने इन्हें पराया बना दिया तो फिर उसके बाद यहाँ से कोई यू टर्न नहीं है भारत के अंदर, ये मैं पहले बता दूँ। शेखर गुप्ता को इस आर्टिकल के लिए बधाई हो, अच्छा आर्टिकल, हार्ड हिटिंग आर्टिकल लिख दिया है। अब डिपेंड करता है कि इंडिया और इंडिया के लोगों पर कि वो इन 20 करोड़ लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे। आने वाले महीने और साल बताएंगे, क्योंकि एक बार को आपने इन्हें आइसोलेट कर दिया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप तैयार रहिएगा। शुक्रिया आपका।